हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को एरिया वेक्टर को जानना ज़रूरी है। ये एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एक ये लाइन है। ये परपेंडिकुलर लाइन एरिया वेक्टर को बताती है। अमूमन लोग ये समझते हैं कि एरिया वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। अगर कोई 2 डायमेंशनल फिगर होता है तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और सरफेस से नीचे की तरफ भी हो सकता है। क्लोज सरफेस है, 3 डायमेंशनल फिगर है, तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस। मतलब कोई सरफेस है, उससे होकर के गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नंबर को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। जैसे इस फिगर के अंदर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, ये एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है तो ई वेक्टर इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, जहाँ थीटा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको इंटीग्रेशन में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये सरफेस है, इसमें से थोड़ा सी एरिया हम लोगों ने लिया, इसका एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर है, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट एक एसआई क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर कैलकुलेट करना चाहें तो फाई इज इक्वल टू ई ए कास थीटा। कास थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, ई की जगह एफ अपान क्यू रख देंगे। एफ का डायमेंशन एम एल टी पे पावर -2 होगा। ए एरिया है, इसका डायमेंशन एल स्क्वायर हो जाएगा। क्यू चार्ज है, इसका डायमेंशन ए टी होगा। जब सारी क्वांटिटी को रख करके सॉल्व करेंगे तो इसका डायमेंशन आएगा एम एल क्यूब टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गाउसेस थ्योरम देखेंगे। गाउसेस थ्योरम क्या कहता है? मान लीजिए एक ये कोन है, कोन के अंदर चार्ज क्यू मौजूद है। ये एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर चार्ज क्यू मौजूद है। ये एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड के अंदर चार्ज क्यू मौजूद है। मान लीजिए इससे कनेक्टेड फ्लक्स φ1 है, दूसरे वाले सरफेस से कनेक्टेड फ्लक्स φ2 है और तीसरे वाले सरफेस से कनेक्टेड फ्लक्स φ3 है। तो ये तीनों सरफेस से कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, तीनों सरफेस से कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। ये फिगर के ऊपर डिपेंड नहीं करता टोटल फ्लक्स, फ्लक्स डिपेंड करता है सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज के ऊपर। इससे कंसर्न्ड एक गासेस थ्योरम है। गासेस थ्योरम क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस। दूसरी तरीके से इसको कह सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा उसी को कंसीडर करेंगे, सरफेस के बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। इसको किस तरह से प्रूफ करते हैं? एक हमने स्फेरिकल गासियन सरफेस ले लिया, इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज लिया +q, एक एरिया एलिमेंट ले लिया ds। चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये पॉइंट r डिस्टेंस के ऊपर है, तो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। E इज इक्वल टू किसी सिंगल चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/r² होती है, जहाँ Q चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है और R इस डिस्टेंस होती है। ε0 को आप लोग जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E ds cos 0 डिग्री, और आपको मालूम है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E ds बचेगा। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाती है, तो E की वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो E बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ds का मतलब हुआ पूरे स्फीयर का एरिया, और पूरे स्फीयर का एरिया होता है 4πr²।
ई की वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, तमाम वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हुआ। मतलब कहने का क्या है कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एन गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस थ्योरम, और उसका हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप जानते हैं कि गॉसेस थ्योरम होता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है? गॉसेस थ्योरम की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। दिस थ्योरम इज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है, तो एक सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, और इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। इसमें किसी भी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमारी होगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और इस सरफेस से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे ये ग्राफ हमने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी कम होती जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन है इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। ये चार्ज है जो कि एक लाइन के अंदर सिचुएटेड है। इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपान लेंथ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आर है पॉइंट की डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एल इस गॉसियन सरफेस की लेंथ है। फिर बच्चों इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो ये इनफाइनाइट प्लेट शीट का एक पार्ट है। इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सिग्मा अपान होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर एक ग्राफ बनाया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच, तो ये ग्राफ डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल आता है। और जो चार्ज डेंसिटी होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल। एक होती है सिग्मा क्यू अपान ए। एक होती है रो क्यू अपान वी। लेंथ चार्ज अपान लेंथ लैम्डा, चार्ज अपान एरिया सिग्मा, चार्ज अपान वॉल्यूम इज इक्वल टू रो। हेलो स्टूडेंट्स, गॉसेस थ्योरम तो हम लोगों ने पढ़ लिया। गॉसेस थ्योरम के हिसाब से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लोग अमूमन ये समझते हैं कि गॉसेस थ्योरम की मदद से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। गॉसेस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। ये देखिए स्ट्रेट लाइन के अंदर एक चार्ज है, और यहाँ पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। O पॉइंट से लेकर के P पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। ये डिस्टेंस बहुत कम है और चार्ज की साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस चार्ज की साइज़ को हम लोग इनफाइनाइट मान सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर 2 पॉइंट हम लोग लेंगे, एक P1 लेंगे,
एक P2 लेंगे। P से लेकर के P1 तक की डिस्टेंस और P से लेकर के P2 तक की डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। P1 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 होगी, P2 की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 होगी। जितनी इंटेंसिटी E1 है उतनी ही इंटेंसिटी E2 होगी। E1 इंटेंसिटी को दो कंपोनेंटों में हम लोग डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपस में ऐड आउट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन OP की डायरेक्शन में होगी। तो लिहाजा हम लोग ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वायर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ होती है। आइए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो हमने एक सबसे पहले इस P पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस बनाई। कौन सी सरफेस बनाई हम लोगों ने? एक गॉसियन सरफेस बनाई। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहाँ एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस गॉसियन सरफेस से। तो इस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds को 3 इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ देंगे। पहले इंटीग्रेशन और तीसरे इंटीग्रेशन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और cos 90 की वैल्यू बच्चों जानते हैं कि 0 के बराबर होगी। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds का 0 डिग्री होगा। E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds बचेगा। ds का मतलब दूसरे वाले सरफेस का कर्व सरफेस एरिया और दूसरे वाले कर्व सरफेस का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। यहाँ H नहीं लेंगे, L लेंगे। E की वैल्यू आ जाएगी Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL और Q अपान L की वैल्यू होती है बच्चों लैम्डा। तो किसी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगी। अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक छोटा सी पार्ट आपके सामने मौजूद है और ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इनको कैलकुलेट करनी है। तो एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया। इसके भी 3 सरफेस हो जाएंगे, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और तीसरा सरफेस। पहले वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगी, दूसरे वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी, तीसरे वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी। पीछे वाले अप्रोच को अपनाया, फाई की वैल्यू निकाला, 3 इंटीग्रेशन में हमने तोड़ दिया। दूसरे वाले सरफेस के लिए चूँकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए cos 90 की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होती है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds का 0, तीसरे वाले सरफेस के लिए E ds का 0। जितना पहले सरफेस का एरिया होगा बच्चों, उतना ही तीसरे सरफेस का एरिया होगा, क्योंकि ये सिलेंडर है। अगर पहले सरफेस और तीसरे सरफेस का एरिया आपस में बराबर नहीं होगा तो इसको सिलेंडर नहीं कहेंगे, इसको फ्रस्टम कहेंगे। तो EA प्लस EA इज इक्वल टू 2EA होगा। Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। E इज इक्वल टू Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A और Q अपान A इज इक्वल टू सिग्मा, जहाँ सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी।